गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बेटा, हम बातों को ज़्यादा ना करते हुए सीधा टॉपिक की बात करते हैं। और टॉपिक हमारा जो आज का है दैट इज द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स की आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो बेटा बात करते हैं पिछली प्रीवियस क्लास की, जहां पर हम लोगों ने बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। और बोहर मॉडल ऑफ एटम्स की भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। और वो लिमिटेशंस क्या थी कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था किस किस को, कि एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, या मैं कहूं सॉरी ब्लैक बॉडी नहीं, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को, और दूसरा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। क्लियर है आप लोगों को? वो हम लोगों के क्वांटम मैकेनिकल्स के बारे में नहीं बता पाया था। सिमिलरली जो दूसरी बात थी कि जो बोहर मॉडल था वो पूरा डिपेंड था मॉडल किसके ऊपर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर। लेकिन अभी जो ये हमारा आज का मॉडल है ये पूरा डिपेंड है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। मींस क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? ये एक स्टडी है, ये एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स की, छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। छोटे पार्टिकल्स मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम इन चीजों की बात करते हैं। तो ये जो पूरा मॉडल है ये पूरा क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है आप लोगों को? तो इन चीजों को समझने के लिए, चाहे वो हमारे पास डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग बात करते हैं अपने पास डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की। क्लियर है? तो डी ब्रोगली ने कहा, और क्या कहा? डी ब्रोगली जनरली एक फिजिशियन थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लाइट है या फोटोन है उसी के पास ड्यूल नेचर होता है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लाइट है या फोटोन है, क्वांटा है, उन्हीं के पास ड्यूल नेचर होता है, मींस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है। बल्कि इस दुनिया के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जितने कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जितने सब्सटेंस प्रेजेंट है, सभी के पास ड्यूल नेचर प्रेजेंट होता है। सभी चीजों के पास ड्यूल नेचर प्रेजेंट होता है, चाहे वो चाक हो, चाहे वो डस्टर हो, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो बोर्ड हो, हर चीज के पास क्या है? ड्यूल नेचर है। मींस हर चीज के पास क्या है बेटा? पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर। क्लियर है? पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी। क्लियर? आप लोगों को यहां तक की बात सभी को समझ में आई? अब उसने इस बात को प्रूव भी किया। और कैसे प्रूव किया? उन्होंने फोटोन को माना कि भाई अगर आप लोग सब मानते हो कि फोटोन है ना, उसके पास तो आप सब मानते ही हो कि ड्यूल नेचर है। तो उसने कहा कि फोटोन्स के पास ड्यूल नेचर है। कौन सा? पार्टिकल नेचर भी है और कौन सा? वेव नेचर भी है। तो अगर मान लो उसके पास पार्टिकल नेचर है तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? E इज इक्वल टू mc² के बराबर होगी। और अगर आप उसको वेव नेचर मानते हो तो उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी? E इज इक्वल टू किसके बराबर? hν। तो अगर दोनों केस होते हैं तो ये एनर्जी बराबर होगी। तो मैं आपको लिख सकता हूं कि hν किसके बराबर होगा? mc² के बराबर होगा। और आपको पता है न्यू किसके बराबर होता है? c बाई लैम्बडा होता है। तो hc बाई लैम्बडा इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा? mc²। c से c कैंसिल, लैम्बडा इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर हो जाएगा बताइए? h अपॉन mc के बराबर हो जाएगा। अरे बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई? लैम्बडा किसके बराबर हो जाएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mc। क्लियर है? मींस अगर मैं आप बात करूं तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर आप लोगों को? मतलब किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, और जिसका मास जितना कम होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। समझिए एक बात को, मान लो मेरे पास मास बहुत कम है, कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और वेवलेंथ अगर ज्यादा हुई तो उसका क्रस्ट और ट्रफ हम लोगों को ऐसे दिखाई देगा। अरे बोलो, मानते हो? अच्छा, अगर मैं मान के चलता हूं मास बहुत ज्यादा है, यहां पर कम था, यहां पर मास ज्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा? कम होगी। और जो वेवलेंथ कम होगी तो उसकी वेव मुझे किस प्रकार से दिखाई देगी? इस प्रकार से। मास और ज्यादा है, चलो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। मास और ज्यादा, मास को मैं बढ़ाई जा रहा हूं, मास और ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी?
इस प्रकार से मुझे उसकी वेवलेंथ दिखाई देगी। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि देखो हर चीज के पास डी ब्रोगली ने बताया कि वेव तो है, लेकिन ये वेव लेंथ या इसका वेव लेंथ यहाँ पर इसकी छोटी होने की वजह से ये हम लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती, मूव करती, वेव की फॉर्म में मूव करती भी नहीं दिखाई देती। तो इस वजह से हम लोग सोचते थे कि नहीं, किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा है उसके पास वेव नेचर नहीं है, लेकिन एक्चुअली वेव नेचर है, लेकिन वहां पर उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, इस वजह से हम लोग उस वेव को कंसीडर नहीं कर पा रहे। लेकिन जिनका मास कम था उनकी वेवलेंथ बड़ी थी और उस वेव को हम लोग दिखाई दे रहे थे, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के पास तो वेव नेचर होता है लेकिन और किसी के पास नहीं होता। लेकिन अब ये डी ब्रोगली ने बात कंप्लीट की और हम लोगों को बताया कि नहीं, हर पार्टिकल, हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है बेटा, वेव नेचर होता है, बशर्ते मास के ऊपर वेव नेचर का डिपेंड करता है, उसकी वेवलेंथ डिपेंड करती है। अगर मास ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसको मैं लिखता हूं लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट को b से नोट कर लूं। और अगर किसी बॉडी का मास है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका क्या होगा, कोई ना कोई मोमेंटम होगा। सो लैम्बडा मींस वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम। किसके बराबर है बेटा, मोमेंटम के बराबर है। क्लियर है आप लोगों को? तो यहां तक कि आप लोगों को सभी को बात समझ में आई होगी। क्लियर है? अरे बोलिए, समझ में आई या नहीं आई ये बात? तो ये हम लोगों के पास क्या था, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई ये बात? चलो भाई, अब मान लो आप लोगों के पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, और उसके बाद फ्लक्स क्वांटम थ्योरी आई, या अब अभी मान लो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद हम लोगों को पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और किसकी फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, बताइए? वो किसकी फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं, वेव नेचर की फॉर्म में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। अरे यही होगी, 2 पाई आर होगी। और यहाँ पर कितनी वेव बन रही है, नंबर ऑफ वेव्स बन रही है भाई। एक वेव कितनी होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इतनी तो वेव होती है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा वेव्स बन रही है, ये क्रस्ट, ये फिर ट्रफ, ये क्रस्ट, ये फिर ट्रफ, ये क्रस्ट, ये फिर ट्रफ। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू किसके बराबर मैं लिख दूं, एल लैम्बडा के बराबर लिख सकता हूं। अरे बोलो, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्बडा 2 पाई आर जो है ये किसके बराबर है बेटा, हमारा एन लैम्बडा के बराबर है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अरे बोलो, लैम्बडा की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो, अभी कितनी आई थी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच इंटू एम इंटू न्यू। तो लैम्बडा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं यहाँ पर एम इंटू वी, क्लियर है? तो इसको अब रीअरेंज कर लेते हैं, जरा देखिए। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी, एम वी को मैं ऊपर लेके जाता हूं, इज इक्वल टू एन एच अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई। और आप लोग इस बात को जरा समझिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था बोहर मॉडल का। तो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट की भी यहां पर इन लोगों ने हमें वेरिफिकेशन दी कि ये हमारा इस वजह से होता है, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। क्लियर आप लोगों को? तो इस बात से आप लोगों को समझ में आया होगा कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या था। उसके बाद डी ब्रोगली ने हम लोगों को पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में डिफरेंस भी बताया। तो अब उनके डिफरेंस को देखते हैं कि पार्टिकल नेचर क्या होता है और वेव नेचर क्या होता है, उनके बारे में, उनके बीच का डिफरेंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड वेव। सो मैं बात करता हूं पार्टिकल क्या होते हैं और वेव्स क्या होती है, बात करते हैं इनके बीच में। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, लेकिन आखिर क्या होते हैं पार्टिकल और वेव्स, तो बात करते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, कहीं भी स्पेस के अंदर आप लोग जाओगे और जहां पर आप लोग देखोगे तो पार्टिकल एक परफेक्ट वेल डिफाइंड पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। मतलब मान लो मेरे पास एक क्रिकेट की बॉल है मेरे पास कोई भी, उस बॉल को अगर मैं रखता हूं तो एक परफेक्ट स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मानते हो, एक जगह को रोकती है, तो वो हमारी पार्टिकल कहलाएगी। क्लियर? एक वेल डिफाइंड पोजीशन को। क्लियर है? अच्छा, अब उस पोजीशन जिसने बॉल को ऑक्यूपाई, वो बॉल जिसने पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्या उसी पोजीशन को दूसरी बॉल ऑक्यूपाई कर सकती है? नहीं कर सकती। मींस एक पार्टिकल ने जो जगह ऑक्यूपाई की है, दूसरा पार्टिकल उस स्पेस को या उस पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। क्लियर है? तीसरा, अगर मान लो मेरे पास लार्ज नंबर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो मुझे इनकी टोटल वैल्यू चाहिए, कितने पार्टिकल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन सब का सम कर दूंगा, टोटल जोड़ दूंगा कि भाई मेरे पास तो इतने पार्टिकल्स हैं। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो मुझे यहाँ पर क्या पता चल जाएगा, पार्टिकल्स का टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये बात मुझे पता चल जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों की वेव की, तो वेव क्या करता है, किसी भी वेल डिफाइंड पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करती।
वो हमेशा मूव करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए, आप लोगों ने तालाब के अंदर एक पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने पर आप देखोगे कॉन्सेंट्रिकल सर्कल्स वेव की फॉर्म के अंदर बाहर जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। मींस वो एक जगह पर फिक्स नहीं है, वो कंटिन्यूअसली क्या करते जा रहे हैं, मूव। जबकि पार्टिकल क्या था, अपनी जगह पर क्या था, फिक्स था। क्लियर आप लोगों को। वहीं पर दूसरी बात करता हूं कि जब अगर मैं बात करूं कि एक वेव जो है, जिस प्रकार से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स की जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, जबकि वेव एक वेव मान लो मेरे पास ये है और दूसरी वेव इसके ऊपर है, तो वो दोनों जगह को क्या कर सकती है, ऑक्यूपाई कर सकती है। क्लियर है। वेव उसकी एक वेव की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकती है। लेकिन अगर वेव ऑक्यूपाई करती है तो उसके अंदर दो फिनोमिना होते हैं इंटरफेरेंस टाइप के, और वो दो फिनोमिना कौन से होते हैं, एक होती है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर। एक होता है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई दो वेव्स है, पहली वेव ये इस प्रकार से है और दूसरी वेव बिल्कुल सेम फेज में, बिल्कुल ऐसे ही है, सेम फेज में प्रेजेंट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर आप लोगों को, दोनों सेम फेज में प्रेजेंट है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की जगह को ऑक्यूपाई करेंगी, और जब जगह को ऑक्यूपाई करेंगी तो वहां पर क्या होगा, इंटरफेरेंस फिनोमिना होगा। अब कौन सा इंटरफेरेंस फिनोमिना होगा, अगर ये सेम फेज में है तो उन वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और जब वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पर कौन सा हुआ, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पर हम पार्टिकल्स का सिंपल सम कर रहे थे ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन यहां पर फिनोमिना होता है दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस। क्लियर आप लोगों को। अगर मान लो मेरे पास एक वेव इस प्रकार से है और दूसरी वेव अपोजिट फेज में प्रेजेंट है, क्लियर आप लोगों को, इस प्रकार से प्रेजेंट है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर आप लोगों को, इस प्रकार से प्रेजेंट है। तो दोनों वेव जब यहाँ पर अपोजिट फेज में प्रेजेंट है, तो अगर आप लोग स्पेस में देखोगे तो ये एक दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगी, और जब पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी उस वेव का यहाँ पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, और जब एम्पलीट्यूड यहाँ पर डिक्रीज हो गया तो इस प्रकार के इंटरफेरेंस को हम कौन सा बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड वेव। पार्टिकल और वेव के बीच का ये क्या हमारे पास डिफरेंस है। क्लियर आप लोगों को, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक और क्या है उसको समझते हैं आगे की तरफ। So this is the difference between इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो हम बात करेंगे, डिफरेंस करेंगे किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स के बीच में हम लोगों को डिफरेंस क्रिएट करना है। तो सबसे पहली बात, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होती हैं और दोनों एक दूसरे की क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे होंगी, और ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगी, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर है। मैटर वेव्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ना ही उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, इनके पास कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती है, सिंपल वेव्स होती है। क्लियर आप लोगों को। दूसरी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इन मैटर वेव्स को मूव करने के लिए हमारे पास किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती है, वैक्यूम के अंदर ये ट्रेवल नहीं करती है। समझ में आ गई आप लोगों को बात। वहीं पर तीसरी बात करूं, दे आर ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है अपनी लाइट की, तो उसी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं बेटा, मूव करती है किसी भी स्पेस के अंदर। समझ में आ गया आप लोगों को। वहीं पर अगर मैं मैटर वेव्स की बात करूं तो ये इतनी फास्ट मूव नहीं करती, इनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोग इसके लिए निकाल चुके हैं वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा था न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा पढ़ा था, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू के बराबर हो जाएगा। और मैटर वेव्स की अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ के आए थे कि लैम्बडा किसके बराबर होगा, h/m × c के बराबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये क्या करती हैं, किसी भी सोर्स से या किसी भी पार्टिकल से इमिट होती है। समझ में आ गई, इमिटेड बाय द पार्टिकल्स, बाहर निकलती है उस पार्टिकल से,
जैसे अपनी इलेक्ट्रिकल रोड है, उसको आप हीट करते हो तो वहां से जो रेडिएशंस बाहर निकल रही है किसकी फॉर्म में निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों के साथ, तो ये इमिट नहीं होती, ये उस पार्टिकल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, एसोसिएट होती है। क्लियर आप लोगों को? तो ये हमारे पास डिफरेंस था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स के बीच में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। क्लियर आप लोगों को? अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को डी ब्रोगली ने क्या बात बताई थी कि हर पार्टिकल के पास ड्यूल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर है। तो हम इस बात का भी प्रूफ करते हैं, और प्रूफ क्या करता हूं कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। फ्लक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू मेरे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और वी वेलोसिटी में 60 मीटर प्रति सेकंड मानता हूं। और मास हम यहां पर चेंज कर लेते हैं, एक बार मास 0.1 kg मान के चलता हूं, एक बार 10⁻⁻30 kg मान के चलता हूं, दो मास मानते हैं। तो चलो भाई पहले मास के लिए वैल्यू निकालें, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम की वैल्यू कितनी रखूं मैं यहां पर, बताइए बेटा? 0.1 और इसकी वैल्यू कितनी रखूं? 60। सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 10⁻⁻5। क्लियर आप लोगों को? सोल्व करने के बाद आएगी तो लैम्बडा इज इक्वल टू, अगर मैं ये रखूं 6.626 इंटू 10⁻⁻30, क्लियर है, अपॉन 34 है ना, और इसकी वैल्यू अपने पास v कितना है 60 है, और ये वैल्यू कितनी 10⁻⁻30, सो उल्टा हो गया, ये वैल्यू आएगी 10⁻⁻30 और ये वैल्यू आएगी 10⁻⁵। अब लैम्बडा की वैल्यू दो आई मेरे पास, एक बार जब मैंने कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट की और एक मैंने जब बहुत स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स प्रेजेंट किया, वहां पर रखा, उसका मास रखा, तो मेरे पास दो चीजें आई। तो एक वैल्यू आई 10⁻⁻30 और दूसरी वैल्यू आई 10⁻⁵। बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है? हमारे पास लैम्बडा की ये वैल्यू बड़ी है, तो मतलब इस केस में वेवलेंथ क्या होगी? बड़ी होगी। अरे बोलो। और अगर मैं बात करूं 10⁻30 की, तो उस केस में वेवलेंथ हमारी क्या होगी? छोटी होंगी। तो यहाँ पर वेव नेचर देखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट जिसका मास बहुत कम था उस केस में हम लोगों को वेव नेचर बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर उसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते थे कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट जो था वो ओनली सिग्निफाइड था इन द केस ऑफ द माइक्रो पार्टिकल्स, जिनका मास बहुत कम होता है, उन केस के अंदर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट बैठता है, वो सही कहता है जो बात कह रहा है। लेकिन जो हैवी बॉडी प्रेजेंट होती है, जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई, कार हो गई, आप मूविंग कार, जो कार चल रही है, वहां पर देखोगे तो आप लोगों को वहां पर उनके अंदर वेव नेचर नहीं दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, अगर बॉलर बॉल फेंक रहा है क्रिकेट के अंदर, तो आप लोग क्या देखोगे? बॉल क्या जा रही है? स्विंग होती हुई जा रही है, या ऐसे सीधा जा रही है, वेव की फॉर्म में ऐसे घूमते हुए जा रही है, या सीधा स्ट्रेट जाती है ना? तो आप लोग इस चीज को देखोगे, समझोगे, तब समझ में आएगी आप लोगों को कि उसका मास ज्यादा था। एक मूविंग कार, एक कार चल रही है, अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट उस कार को तो किसकी फॉर्म में जाना चाहिए? वेव की फॉर्म में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस कार का मास क्या है? ज्यादा है। तो जिन बॉडीज या जिन ऑब्जेक्ट्स का मास ज्यादा होता है वहां पर हम लोगों को वेव नेचर नहीं दिखाई देता, लेकिन एक्चुअली वहां पर वेव नेचर होता है। ये बात किसने बताई थी हम लोगों को? डी ब्रोगली ने। तो माइक्रो पार्टिकल्स के केस में ही हम लोगों को डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस मिलता है। तो ये हमारा आज का डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, आप लोगों को मेहनत करनी है, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने हैं। क्लियर आप लोगों को? सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।